नमस्कार, शाम के 7 बज गए हैं, वक्त हो चुका है बड़ी खबर का। मेरा नाम है अंकित त्यागी और मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती भी जुड़ रहे हैं। तो दिल्ली और बेंगलुरु की जुगलबंदी लेकर हम एनडीटीवी पर जरूर आए हैं, लेकिन दिल्ली और बेंगलुरु की जो दूरी है वो आज दो जो बड़ी पार्टियां हैं और घटक दलों के साथ मिलकर किस तरीके से 2024 की लड़ाई को सजा रही हैं उसमें जरूर दिखाई पड़ रहा है। बाबा, दिल्ली में एनडीए की मीटिंग है 38 दलों की। शुरुआती जो दिन रहा शाम 4 बजे तक, वो रहा समझ लीजिए जहां बेंगलुरु में आप है विपक्षी दलों की 26 पार्टियों के नाम। लेकिन अब पूरा फोकस दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से एनडीए को एक बार फिर से जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर दिखाई पड़ रहा है। तो 38 बनाम 26, बाबा विशेष क्या रहा आज बेंगलुरु में? देखिए, बेंगलुरु में जरूर 26 दलों की बैठक रही और आप कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति में अब एक लकीर खींच दी गई है। अब जितने भी छोटे बड़े क्षेत्रीय दल, चाहे उसका सांसद हो चाहे नहीं हो, चाहे उसके पास विधायक हो चाहे नहीं हो, लेकिन अब उसको एक ये जो रेखा खींची गई है उसमें से इस पार और उस पार अपना स्थान चुनना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नेता जुटे थे आज पिछले 2 दिनों से, वो मंथन कर रहे थे यूनाइटेड वी स्टैंड, और उसके बाद उन्होंने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है। तो उनका कहना है कि ये इंडिया की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, ये इंडिया बनाम एनडीए की लड़ाई होगी, ये इंडिया बनाम बीजेपी की लड़ाई होगी, ये इंडिया बनाम प्रधानमंत्री मोदी की लड़ाई होगी। तो इस नारे के साथ जो है विपक्षी दल एक बार फिर से मुंबई में जुटने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। INDIL, and this is Indian National Developmental Inclusive Alliance. So everybody agreed for this, and unanimously this name is given. 11-member coordination committee will be set up. That we will decide shortly, and we are going to meet again in Maharashtra, Mumbai. This one secretariat will be set up for campaign management, and other committees on a specific issue will be set up in mostly in Delhi. देश बेचने का सौदागिरी कर रहा है, लोकतंत्र को खरीदने का सौदागिरी कर रहा है। इसी के लिए आज कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी को भी काम नहीं करने देता है। कोई आदमी कोई ऑपोजिशन को सपोर्ट करते हैं, ऑपोजिशन स्टेट को, तो नेक्स्ट डे ईडी और सीबीआई और कोई चला जाता है। और फेवरेट राहुल गांधी, Sharad Pawar ji, and all my youngsters who are sitting behind the dais, they are the future. So I thank ये लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है, और इसीलिए यह नाम चुना गया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है? तो इंडिया जो नाम है बाबा, वो तो काफी सोच समझ के बड़ा एक चतुराई से इसको नाम को रखा है, क्योंकि अब जब प्रधानमंत्री या बीजेपी के नेता स्टेज पे चढ़ेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा कहना कि इंडिया करप्ट है या इंडिया के नेता करप्ट हैं। तो कुछ ना कुछ उनको दोबारा कुछ एक नई जरूर निकालनी पड़ेगी। लेकिन अभी सिर्फ नाम तय हुआ है बाबा, पूरा समन्वय बना के आगे जाने की जो राह है वो अभी भी काफी लंबी है।
जी हाँ, काफ़ी चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों को इनको पार करना पड़ेगा। और इन चुनौतियों के लिए वो जो महाराष्ट्र में अगली बैठक जो होगी वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। वहाँ पर एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा और वहाँ पर कैसे गठबंधन करेंगे ये देखना होगा, क्योंकि ये एक ऐसा ट्रिकी पॉइंट है जो कि इस गठबंधन को या तो उबार सकता है या डुबा सकता है। लेकिन आज के मीटिंग के बाद जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस ध्यान से देखा होगा, उसमें ममता बनर्जी ने एक लाइन बोली कि हम सबके फेवरेट राहुल गांधी, और जबकि हम जानते हैं बीती रात सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की करीब 20 मिनट से ज़्यादा समय की एक मीटिंग हुई थी। तो वो जो एक नए रिश्ते की शुरुआत कई लोग इसको कह रहे हैं। और इस मीटिंग में जिस ढंग से प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल को भी कहा गया कि आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कीजिए, उन्होंने भी संबोधित किया। तो इन सब चीज़ों को देख के ऐसा लगता है कि मीटिंग काफ़ी फ्रूटफुल रही है। आपसी यदि ईगो को यदि ये लोग दरकिनार कर दें तो शायद एकजुट रहने में सफल हो जाएंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। पटना से जो थोड़ी तलखी थी वो कम से कम बेंगलुरु जाते जाते तक, शायद मौसम का बेंगलुरु का असर है कि थोड़ा सा समन्वय ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। मुंबई पहुंचते तक, महाराष्ट्र पहुंचने तक क्या इन विपक्षी दलों का और आगे बात बढ़ेगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बाबा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जैसे बाबा कह रहे थे राह अभी आसान होने वाली है नहीं, तो ज़रा मैं फटाफट आपको दोनों जो एक यहाँ पर जो सेना तैयार हो रही है बीजेपी के अध्यक्षता में और एक सेना कांग्रेस की अध्यक्षता में तैयार हुई है बेंगलुरु में, उनकी ताकत और कमजोरियों का जरा छोटा सा एक आकलन जरूर कर लेते हैं कि क्या क्या स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं एनडीए से और उसके बाद जो इंडिया बनाम एनडीए की लड़ाई है उसमें इंडिया पर आएंगे। तो मजबूतियां, चुनौतियां सबसे पहले अगर एनडीए के 38 जो दल हैं जो अभी मिल रहे हैं उनके सामने क्या होने वाली है। उत्तर पश्चिमी भारत में 2014 और 2019 जैसे प्रदर्शन को दोहराना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। यहाँ पर बीजेपी ने अपने अलायंस और अपने घटक दलों के साथ मैक्सिमाइज कर लिया है लोकसभा सीटों को। तो क्या वो उन सारी सीटों को, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, राजस्थान, कई सारे ऐसे राज्य हैं, वहाँ पर क्या दोबारा दोहरा पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। महाराष्ट्र में जो गठबंधन के साथ आपने चुनाव लड़ा था, महाराष्ट्र और बिहार दोनों ऐसे राज्य हैं जहां पे उन गठबंधनों में फेरबदल हो गया है। तो उसको देखते हुए जमीनी स्थिति पर किस तरीके से क्या आप वो पुरानी परफॉर्मेंस को दोहरा पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। विपक्ष के सामने मोदी बनाम कौन का जो मुद्दा है उसको क्या 2024 में प्रभावी तौर पर रख पाएंगे, क्योंकि अभी विपक्ष जो है, कांग्रेस कह चुकी है कि हमारे लिए प्रधानमंत्री का पद जरूरी नहीं है, प्रमुख नहीं है, तो उसमें कितना भुना पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। साथ ही साथ बंगाल, दिल्ली, पंजाब जैसे राज्यों में विपक्षी गठबंधन को सीटों का जो गणित है वो परेशान कर सकता है। ममता बनर्जी के साथ अगर लेफ्ट की और कांग्रेस की कुछ सहमति बनती है तो पश्चिम बंगाल में जो वोट हैं वो कम कटेंगे। तो क्या बीजेपी वैसी परफॉर्मेंस दोहरा पाएगी? दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ आते हैं, पंजाब में साथ आते हैं, तो एक मुश्किल खड़ी हो सकती है। दक्षिण में जो मजबूत क्षेत्रीय दल है उनके आगे बीजेपी कैसा प्रदर्शन कर पाएगी, चाहे वो चंद्रबाबू, चाहे वो जगन रेड्डी हो या फिर तेलंगाना में केसीआर हो, डीएमके हो, वहाँ पर बीजेपी कितना अच्छा प्रदर्शन कर पाती है। वहाँ पे वो कमज़ोर भी है, एक बहुत बड़ा मुख्य चुनौती होगी। गठबंधन की पार्टियों के बीच सीटों का बंटवारा कैसे कर पाएंगे? 38 लोगों को आपने इकट्ठा तो कर लिया है, पर इनमें सीटों का बंटवारा कैसे होगा? चिराग पासवान को भी हाजीपुर चाहिए, चाचा पशुपति पारस को भी हाजीपुर चाहिए, ये सीटों का बंटवारा कैसे होगा? ये एक एनडीए के लिए चुनौती होगी। मजबूती क्या क्या है जो अब एनडीए के सामने है, किस किस चीज़ों पर वो मजबूत दिखाई पड़ रहे हैं? नरेंद्र मोदी का जो पूरा एक ताकत है, एक प्रेजेंस है पैन इंडिया, वो एक बहुत बड़ा मजबूती होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। यूपी, गुजरात, नॉर्थ ईस्ट में क्षेत्र दलों को साथ लाने से, जैसे कि राजभर को साथ लाके उत्तर प्रदेश के, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के, पूर्वी उत्तर प्रदेश की 12 सीटों पर और मजबूत हो जाएंगे, ये एक एडवांटेज होगी। राम मंदिर और समान नागरिक सहायता जैसे जो मुद्दे हैं उससे बीजेपी का जो कोर वोटर है और उसको मजबूती मिलेगी। मोदी वर्सेस भ्रष्टाचार का गठबंधन का जो नारा है वो एक कारगर नारा साबित हो सकता है। विधानसभा और आम चुनावों का वोटिंग पैटर्न अलग अलग है,
उसको किस तरीके से बीजेपी बना पाती है, ये उनके लिए मजबूती हो सकती है। और क्षेत्रीय दल को तोड़कर पुराने साथियों को वापस लाके बीजेपी एक और तरीके से एनडीए को मजबूती दे सकती है। अब यही इंडिया की क्या खामियां, मजबूतियां और चुनौतियां होंगी? बाबा, आपको क्या क्या दिख रही हैं मजबूतियां और चुनौतियां? जी हाँ, जो आपने एनडीए की मजबूती और खामी गिनाई, अब मैं इंडिया की मजबूती गिना देता हूँ। देखिए, इंडिया जो है, जो नया गठबंधन है, वो महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और बंगाल में जो है अपनी मजबूती जो है जताना चाहेगा। यदि यहाँ पे इन्होंने बीजेपी को कम से कम 50 सीटों पर नुकसान पहुँचा दिया तो इनको लगता है कि ये सफल हो जाएंगे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कोई समझौता हो जाता है तो इसका असर पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा और गुजरात की करीब 30 से ज़्यादा सीटों पर पड़ेगा। साउथ की जो सीटें हैं वहाँ पर अब बीजेपी है नहीं। 130 से ज़्यादा सीटों पर यदि कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती है या उसके घटक दल करते हैं तो वो इनके लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि वहाँ पर बीजेपी अब मजबूत नहीं है। स्थानीय मुद्दों को लेकर के एक देशव्यापी आंदोलन इनके लिए खड़ा करना होगा, जो कि इन्होंने कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में किया था। बीजेपी के हिंदुत्व के मुकाबले के लिए मुस्लिम, आदिवासी और SC/ST को एकजुट करना होगा। चुनौतियां क्या है ये आपको बता देता हूं कि विपक्ष में अंदरूनी कलह है। कांग्रेस बनाम आप बनाम TMC जो है और बनाम लेफ्ट, जैसे केरल में लेफ्ट के साथ विधानसभा चुनाव एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, बंगाल में जो है वो तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ लड़ते हैं, दिल्ली और पंजाब में अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ेंगे। तो ये उनके लिए चुनौती है। सीटों का बंटवारा कैसे होगा और बीजेपी के मुकाबले विपक्ष का एक उम्मीदवार कैसे खड़ा होगा, इसके लिए रणनीति बनानी होगी। बीजेपी की जो हिंदी बेल्ट में पकड़ है, खासकर यूपी का आप क्या करोगे? यूपी से तो मायावती को आपने बुलाया नहीं, अखिलेश के साथ कांग्रेस जाएगी, बाकी वोट कहाँ से आएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल है कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन, वहाँ पे क्या करेंगे। और सबसे अंत में कि सबको एकजुट रखना एक बड़ी टेढ़ी खीर है। शिवसेना की तरह एनसीपी अब टूट गई है, अब जेडीयू के बारे में लोग कहने लगे हैं, तो वो कैसे आप उन तोड़ से बचाओगे। और दूसरा सबसे अंत में और सबसे महत्वपूर्ण, मोदी बनाम कौन के नैरेटिव से मुकाबला करना। बिल्कुल, तो ये चुनौतियां और मजबूतियां होंगी। लेकिन हमारे साथ इस बार आलोक वत्स और आलोक शर्मा साहब जुड़ रहे हैं इस पर बात करने के लिए। आलोक शर्मा साहब, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहता हूं। इंडिया का नाम जो है वो तो बड़ा एक चतुर दिखाई पड़ता है, लेकिन जैसे आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना कि ये जितने भी लोग हैं ये अपने परिवार को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जो नैरेटिव पूरा है, अभी भी बीजेपी कोशिश करेगी इसको लेके जाने की, मोदी बनाम कौन, उससे कैसे बचेगा इंडिया? देखिए, मुझे लगता है कि दो तरह के नैरेटिव मोदी जी बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला प्रयास करते हैं भ्रष्टाचार पर। अब उनकी सारी कलई खुल चुकी, सारी की सारी पोल पट्टी खुल चुकी है। जिस तरह से तमाम भ्रष्टाचारी पिछले कई वर्षों से बीजेपी ज्वाइन करके चले गए, और जिस तरह से वो चक्की पिसिंग वाले लोग भी अब मोदी जी के साथ अभी NDTV के स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आप देखिए कितने लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और आज वो मोदी जी के साथ खड़े हैं। तो मुझे लगता है भ्रष्टाचार वाला नैरेटिव पूरी तरह से फेल हो चुका है। दूसरा नैरेटिव जिसकी बात आपने की, परिवारवाद और तमाम चीजें, बीजेपी में एक बहुत लंबी फेहरिस्त है कि तमाम परिवारवाद और परिवारवादी लोग सब वहां पर खड़े हुए हैं। राजनाथ सिंह जी देखिए, तमाम लोग नजर आ रहे हैं, सब परिवारवाद के द्योतक हैं। यहाँ तक कि एक छोटे से अदने से चिराग पासवान को भी, जो स्वयं परिवारवाद के पूरे द्योतक हैं, उनको भी इन्होंने नहीं छोड़ा। सारे परिवारवादियों को अपने यहाँ पर जो जमा कर दिया। अब देश की जनता समझ चुकी कि आप भ्रष्टाचार पर, परिवारवाद पर आपके दोहरे मापदंड हैं। आप देश की जनता को गुमराह करते हैं। आप मणिपुर पर एक शब्द नहीं बोलते हैं और दूसरी तरफ आप शांति की बात करते हैं। एक तरफ आप तमाम बड़े बड़े वादे करते हैं, दावे करते हैं, दूसरी तरफ गैस के सिलेंडर के दाम 1 रुपया घटाते नहीं। एक तरफ आप कहते हैं कि 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी NCP और 30 लाख करोड़ के जो तमाम भ्रष्टाचारी हैं वो सब एक हो रहे हैं। बड़ा दुखद है। देश के प्रधानमंत्री हैं आप, 9 वर्षों से आप प्रधानमंत्री हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री रहते हुए देश के प्रधानमंत्री को क्या भ्रष्टाचारियों पर एक्शन नहीं लेना चाहिए था?
किसकी कमजोरी है? क्या देश के प्रधानमंत्री इस तरह की बात करें तो किसकी कमजोरी है? आज सारे भ्रष्टाचारी, सारे परिवारवादी, जिनके खिलाफ जी, बीजेपी जी। सीरीज लेकर आई, वो सब आज बीजेपी के मंच पर खड़े हैं। अब आलोक वत्स साहब के पास जाना चाहूंगा। आपने अपनी बात कह ली है, आप अपनी बात कह ली है। अब बीजेपी की प्रतिक्रिया यहाँ पे लेनी जरूरी है। आप बताएं आलोक वत्स साहब, आप क्या कहना चाहेंगे कि आप भी वही करने लगे हैं जो अभी तक जो आरोप आप कांग्रेस पे लगा रहे थे? देखिए त्यागी जी, ये जो शब्द इन्होंने आज कॉइन किया है और रखा है इंडिया, ये शब्द बहुत फ्रूटफुल शब्द नहीं होगा, साबित होगा इनके लिए। अगर ये भारत शब्द रखते तो शायद कुछ बात बन जाती। हम लोग तो भारत माता की जय बोलने वाले लोग हैं, भारत माता के सपूत अपने को मानते हैं। एक बार ये गलती अटल बिहारी वाजपेयी के समय हमने भी कर दी थी, इंडिया शाइनिंग कर दिया था। उसका क्या रिजल्ट हुआ ये पूरे देश ने देखा। मुझे लगता है कि आलोक वत्स साहब बात बड़ी ज़रूरी कह रहे थे कि इंडिया शाइनिंग के वक्त भी इंडिया की बात कही, और यही बात हेमंत बिस्वा शर्मा भी कह रहे हैं कि भारत की बात करते। लेकिन अगर भारत की बात होती तो क्या अब तक बीजेपी 9 साल से है तो इंडिया को आप हटा ही देते नैरेटिव से, भारत को ही नैरेटिव में रख लेते। ये तो ऐसी कोशिश की जा रही है कि अंत में अब कुछ नहीं मिल रहा तो कुछ ना कुछ इसमें कहीं ना कहीं एक छेद करने के लिए कम से कम एक कोशिश ज़रूर है। लेकिन ये पूरे नैरेटिव्स की लड़ाई है, किसके गले क्या उतरेगा ये आगे वाले समय में, आने वाले समय में देखना बहुत अहम होगा। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं। बड़ी खबर है, एनडीए के अंदर जो मीटिंग हो रही है उसकी चर्चा भी करेंगे, अंदर क्या क्या बात हुई वो भी आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। तो इस समय यहाँ पर दिल्ली के अशोका होटल में एनडीए की बैठक चल रही है। 38 दल यहाँ पर मौजूद हैं। पीएम नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। आप मेरे पीछे जो तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर इसी जगह पर यह बैठक हो रही है। बताया गया कि अब से कुछ देर बाद ही पीएम नरेंद्र मोदी एनडीए के जितने तमाम दल आए हैं उन्हें अपना संबोधन करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित बने हुए हैं, बेंगलुरु से मेरे सहयोगी मनोरंजन भारती भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन बात हम जब पीएम मोदी की कर रहे हैं तो आपको आज का सुबह का जो उनका भाषण था उसके बारे में बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो था उसके एक टर्मिनल का उद्घाटन पीएम मोदी ने यहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया, और उसमें उन्होंने जो बेंगलुरु में बैठक हो रही थी विपक्षी दलों की उसको लेकर के तीखा निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि ये जो दल यहाँ पर बैठे हैं इनमें से अधिकांश के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, और उनको ये लगता है कि ये जो दल इकट्ठे हैं यही देश की बदहाली के लिए जिम्मेदार हैं, और इन्हें लग रहा है कि ये अपनी दुकान खोलकर हमें रोक लेंगे। तो इस तरह का तीखा हमला पीएम मोदी ने कहा। उन्होंने कहा कि इनकी दुकानों पर 2 चीज़ों की गारंटी है, पहला तो है जातिवाद का जहर और दूसरा भ्रष्टाचार। पीएम ने यह भी कहा कि इनका एक ही एजेंडा है, परिवार को बचाओ और परिवार के लिए भ्रष्टाचार करो। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने का लेवल जो है कुछ और ही अलग है और कुछ माल ही कुछ और है। इस तरह से पीएम मोदी ने काफ़ी तीखा हमला किया है। आइए सुन लेते हैं। इन परिवारवादियों का मंत्र है ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। फैमिली फर्स्ट, नेशन नथिंग। इन लोगों का मोटो है, इनकी यही प्रेरणा है। ये लोग देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को अपना बंधक बनाना चाहते हैं। इनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा, नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मनकाले है। परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले हैं। तो हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। आलोक वत्स हैं, साथ ही आलोक शर्मा हैं। आलोक शर्मा जी, आपके पास आना चाहूँगा। जो बात पीएम मोदी ने कही, लगातार उनका जो हमला है वो तीखा होता जा रहा है। खासतौर से आज जब यहाँ पर बेंगलुरु में बैठक हो रही थी विपक्षी दलों की, तब उन्होंने ये कहा कि जातिवाद का जहर है, ये वंशवादी पार्टियाँ हैं, भ्रष्टाचार से घिरी हुई हैं, और एक एक करके उन्होंने आरोपों की झड़ी लगा दी पीएम मोदी ने। इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री का हमला तीखा नहीं, बहुत हल्का होता चला जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री शायद सोच ही नहीं पा रहे हैं कि वो क्या बोल रहे हैं।
तमाम परिवारवादी लोगों को अपने साथ खड़ा कर रहे हैं, वो तमाम भ्रष्टाचारियों को अपने यहाँ पर जोड़ रहे हैं, तमाम कंपनियां बेच रहे हैं, तमाम जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे विदेश नीति हो, हर नीति को तहस नहस करने वाले देश के प्रधानमंत्री जब भाषण देते हैं टेलीप्रॉम्प्टर पर पढ़कर, बड़ा आश्चर्य होता है। 2014 से पहले वो तो ये भी कहते थे कि देश में कोई जन्म लेता है तो उसको शर्म आती। मोदी साहब जरा बताइए, अजीत पवार जी को जब आपने अपने यहाँ पर लिया, शामिल किया और महाराष्ट्र की कुंजी सौंप दी, महाराष्ट्र का खजाना सौंप दिया, तो शर्म किसको आनी चाहिए? मुझे लगता है कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके और जिस तरह से देश के संविधान को बंधक बनाया है, मोदी साहब शायद अपनी ही बात कह रहे हैं, ये तमाम 26 दल तो उस बंधक संविधान को मोदी जी के बंधन से बाहर निकालने के लिए लेकर आ रहे हैं। जिन लोगों के खिलाफ चार्जशीट है, जो लोग सजा याफ्ता हैं, वो आपके साथ खड़े, छगन भुजबल के साथ आप खड़े होकर मोदी जी भ्रष्टाचार पर भाषण दें, तो वो कहावत है ना कि छाछ तो बोले ही बोले, छलनी भी बोले, जिसमें 72 छेद। बंगारू लक्ष्मण की पार्टी जब भ्रष्टाचार पर प्रवचन देती है तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरी तरह से कोई गैंगस्टर जो है वो शांति का उपदेश दे रहा हो। मुझे लगता है मणिपुर पर मोदी जी बोलते 2 शब्द तो ज्यादा अच्छा रहता। मणिपुर पर शांति की अपील नहीं कर सकते हैं और पूरे देश को कटघरे में खड़ा करने का कुत्सित प्रयास करते हैं। पर आलोक जी ये भ्रष्टाचार वाली जो आप बात कह रहे हैं, ये दोनों तरफ उतनी ही काटती है। आप आज मोदी जी को उंगली उठा के कह रहे हैं कि अजीत पवार इनके साथ हैं, उनके चाचा शरद पवार आपके साथ बैठे हैं। कल तक अजीत पवार एमबीए में थे, तब तक आपको कोई परेशानी नहीं थी। अरविंद केजरीवाल जो आप लोगों को पी के गाली देते थे, कहते थे ये सब भ्रष्टाचारी हैं, वो भी साथ हैं। तो ये तो दोनों तरफ एक जैसा ही मामला दिखाई पड़ रहा है सर। देखिए, मुझे लगता है आलोक शर्मा कोई बात कहें और देश के प्रधानमंत्री कोई बात कहें, उसमें बहुत फर्क है। हमने अजीत पवार के लिए कभी पुस्तकें नहीं निकाली, हमने हेमंत बिस्व शर्मा के लिए सीडी नहीं निकाली, दामाद श्री की पुस्तक नहीं निकाली। हमने तो 2G में लोगों को जेल में डाला और उन जेल में डाले हुए लोगों को मोदी जी ने क्लीन चिट दी। क्या ये सच नहीं है? 1,76,000 करोड़ का गबन हो गया, घोटाला हो गया, पता नहीं क्या क्या हुआ था। और उसके बाद क्या हुआ कि सबको एक झटके में क्लीन चिट मिल गई। सबको नारायण राणे जेल में होना चाहिए। 800 करोड़ का घोटाला है, मोदी जी के साथ में मंत्रिमंडल में कैबिनेट में बैठता हुआ व्यक्ति, और फिर मोदी जी भ्रष्टाचार निपटाने की बात करते हैं। बहुत दुखद है, सबसे भ्रष्टाचारी सरकार है। ठीक है, इससे भ्रष्टाचारी सरकार आज तक इतिहास में नहीं आई। ठीक है, ठीक है, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक लेके वापस आते हैं। खबरों का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त उनका संबोधन शुरू होगा, उस पर भी चलेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।